अब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियां आई थी भारत में। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, यूरोप से देखो व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा द्वारा। भारत आगमन 17 मई 1498 ईस्वी को। फिर अगला है कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो एक राजा थे वहीं रहने वाले स्थानीय, उनका नाम था राजा जमोरिन। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कोचिन, जो कि कोच्चि कहलाता था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला है डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। अगला है विभिन्न देशों के खोजकर्ता। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी और तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की थी। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका की खोज की थी। फिर हम बात करें हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो है शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो ये नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड, जो कि इस समय वर्तमान में उसको नीदरलैंड्स के नाम से जानते हैं। अब हम आगे देखेंगे, हम देखेंगे कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो द इंडिया, ये कहाँ से आई थी? तो ये पुर्तगाल से आई थी। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई और भारत में इसकी प्रथम जो फैक्ट्री थी वो कोच्चि यानी कि केरल में, कोचीन। दूसरी आई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ये देश कौन सा हो जाएगा? तो ये ब्रिटेन में। अगर हम बात करें अगर स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में और सबसे पहली भारत में फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। फिर थर्ड नंबर का है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड देश के, वहाँ से आए थे। कब आए थे? तो ये 1602 ईस्वी में आए थे और इनकी सबसे पहली कंपनी थी जो स्थापित किए थे भारत में, उसका नाम था मसूलीपट्टनम में। फोर्थ नंबर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि डेनमार्क से आए थे और इसके कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। भारत में सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री जो स्थापित की कहाँ पे? तो ये त्रैंकोबार त्रावणकोर में। नेक्स्ट है फिफ्थ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडस ओरिएंटल्स, ये जो है फ्रांसीसी थे और ये 1664 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई। इनके कंपनी का कहाँ पे सबसे पहली फैक्ट्री? तो सूरत में।
फिर हम देखें यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन में जो क्रम था वो कैसा था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, देन इसके बाद डच आए, इसके बाद ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, इसके बाद सबसे लास्ट में स्वीडिश आए। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था तथा भारत से सबसे अंत में यानी कि 1961 ईस्वी में यहाँ से गए थे। अब हम आगे देखेंगे तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो है कौन आया था, पुर्तगाली आए थे और उनकी पहली जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पे खुली थी, तो 1498 में। और कहाँ पे, आप लोग कमेंट में बताएंगे कहाँ पर खोली गई थी। आगे हम बात करें अगर तो किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात फिर से देख लीजिए, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई, तो ये डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की, तो डच ने। वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो डच एवं अंग्रेज के द्वारा। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, तो अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। कब आया था, तो 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ब्रिटिश का प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम और जो अस्थायी था वो सूरत में खोला गया था। अस्थायी कब खोला गया, तो 1611 में, और अस्थायी कारखाना वो 1613 ईस्वी में। फिर आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया, तो ये सर जॉन चाइल्ड। क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो ये हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट है हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया, तो ये हो जाएगा फारूक शेर। फिर 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर नेक्स्ट है कि यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन था, तो ये बिहार में सोरा और अफीम होता था। फिर आगे है देखते हैं कि उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। तो यहाँ पे कलकत्ता जो था वो, एक सेकंड, कलकत्ता के संस्थापक थे जॉर्ज चार्नोग। मद्रास शहर की स्थापना के संस्थापक वो थे फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के जो संस्थापक थे वो थे एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। फिर बम्बई के संस्थापक वो थे गेराल्ड आंगियार। नेक्स्ट बात करें वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, तो ये है कोलबर्ट। नेक्स्ट है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई, तो ये लुई 14 में। नेक्स्ट है फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम
फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो ये सूरत 1668 ईस्वी में। फिर है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। क्या है? जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति प्रारंभ की कि अगर हम भारतीय राजाओं के जो मामले हैं, झगड़े उगड़े, उसमें शामिल होंगे तो हम जो है भू क्षेत्र जो है अर्जित कर सकते हैं। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो ये पांडिचेरी में बनवाया गया। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो ये फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो ये थॉमस बेस्ट को। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किसको? थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया। फिर से देख लो, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया। वांडीवास के युद्ध जो 1760 में लड़ा गया, उसमें अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो ये फ्रांस को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये अंग्रेज व फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो ये एक्स-ला-सैपेल की संधि द्वारा 1748 ईस्वी में। फिर है बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये था अल्बुकर्क। फिर आगे है यहाँ से देखो, कर्नाटक युद्ध जो है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था और संधि कौन सी हुई थी? एक्स-ला-सैपेल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी और इसका जो परिणाम निकला था वो अनिर्णित था। फिर द्वितीय जो हुआ था वो हुआ था 1759 या 1749 से 1754 के बीच। ये कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध के लिए लड़ा गया और ये कौन सी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में और इसमें ब्रिटेन मजबूत स्थिति में हुआ था। थर्ड है 1756 से 63 के बीच कर्नाटक का तृतीय युद्ध लड़ा गया। इसमें क्या हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण इसका प्रमुख कारण था और ये जो है इसमें पेरिस संधि हुई थी 1763 ईस्वी में और इसमें फ्रांस की पराजय हुई। अगला बात करें कि अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। फिर आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में बात करें। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये मुर्शीद कुली खां 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक। फिर मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो ये ढाका से मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो ये अलीवर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो ये सिराजुद्दौला के टाइम्स पीरियड में 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 20 जून 1756 ब्लैक होल की घटना। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो ये हुई थी क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। फिर आगे है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने
युद्ध में विश्वासघात किया था? तो ये मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में जो हुआ था। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो ये मीर कासिम को। अब हम देखते हैं प्रमुख घटनाएं एवं उनकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना ये हुआ था 20 जून 1756। कब हुआ? 20 जून 1756। अगला है अलीनगर की संधि, ये हुआ था 9 फरवरी 1757। कब हुआ? 9 फरवरी 1757। फिर है प्लासी का युद्ध, कब हुआ? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ? 23 जून 1757। 23 जून 1757। फिर अगला है बक्सर का युद्ध, कब हुआ? तो ये हुआ था 23 जून 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की संधि ये हुई थी 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि द्वितीय वाली, तो ये प्रथम हुई थी 17 अगस्त इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। द्वितीय हुई थी 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि हुई थी 1773 में। फिर हम आगे बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। कब? बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला है बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। अगला है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर कासिम था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव अथवा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। फिर नेक्स्ट है किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। क्या है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। फिर अगला है इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला है सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? तो ये हो जाएगा गवर्नर ड्रेक। फिर अगला है उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल की बात करें तो इसका स्थापना काल क्या था? 1717 से 1727। संस्थापक कौन थे? तो ये मुर्शीद कुली खां। अगला है हैदराबाद, तो ये था 1724 ईस्वी। इसमें निजाम उल मुल्क जो कि चिनकिल्चा खां नाम था इनका। फिर से देख लिए, बंगाल के संस्थापक थे मुर्शीद कुली खां, हैदराबाद के संस्थापक थे निजाम उल मुल्क और भरतपुर के संस्थापक थे चूड़ामन बदन सिंह 18वीं शताब्दी में। कर्नाटक के संस्थापक थे सादत उल्ला खां 18वीं शताब्दी में। अवध के जो संस्थापक थे वो थे सादत खां, या उन्हीं को बोलते थे बुरहान उल मुल्क, ये जो है 1722 से 24 ईस्वी में। जयपुर के संस्थापक थे सवाई राजा सिंह 1820 ईस्वी में, मतलब 18वीं शताब्दी में, जयपुर 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह। फिर रुहेल पठान, इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में और मोहम्मद खां बंगश द्वारा। मैसूर की स्थापना की बात करें तो ये 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा
मैसूर की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें, एक सेकंड, वर्ष 1842 से लेके 44 तक गवर्नर जनरल कौन रहा? तो ये थे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। किसका समय? लॉर्ड एलनबरो का, जो 1842 से 44 तक थे। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय पंजाबियों मैसूर। क्वेश्चन है कि सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महाराजा रणजीत सिंह को। 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकर चकिया से संबंधित थे। अगला है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो शाह शुजा से। फिर 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। अगला है महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। अगला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो लाहौर की संधि 1846 द्वारा समाप्त हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे खड़क सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था दलीप सिंह। आगे है पुरंदर की संधि कब हुई? तो ये सब 1665 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी। वेलगांव की संधि ये 1803 ईस्वी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी। पूना की संधि 1817 ईस्वी। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। फिर आगे है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियागांव क्या है चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड गफ के द्वारा। वर्ष 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? तो हैदर अली द्वारा। फिर अगला है रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए थे? तो ये भंगी मिसल। अगला है आंग्ल मैसूर संघर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 2 साल तक 1767 से 69 ईस्वी तक चला था। ये हैदर अली मैसूर शासक थे और जो है बंगाल का गवर्नर उस टाइम लॉर्ड वेरलेस्ट था और संधि हुई थी मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था कि हैदर अली जो है दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच। ये हैदर अली मैसूर शासक थे और यहाँ पे जो है गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग और यहाँ पे मंगलौर संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। इसमें हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने नेतृत्व में युद्ध हुआ। फिर अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। इसमें मैसूर शासक टीपू सुल्तान थे और यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे।
संधि यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 ईस्वी में, और टीपू सुल्तान की स्थिति जो है वो कमज़ोर हो गई। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। यहाँ पे शासक टीपू सुल्तान थे और आंग्ल मैसूर ये जो है बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वेलिजिरी, और संधि हुई थी मैसूर सहायक संधि। यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेज़ों ने वाडियार वंश के शासक के शासक में सहायक संधि की। फिर हम आगे बात करें तो सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की है। फिर अगला है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। इसमें हम बात करें तो अंग्रेज़ों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। फिर अब बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, तो ये वारेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये वारेन हेस्टिंग को। फिर है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव रवींद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। फिर है ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। एचिंसन आयोग 1886 में बना था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिंग थे। इस्लिंगटन आयोग जो था वो 1912 में बना था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। फिर ली आयोग, इसका जो है टाइम पीरियड 1923 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग जो है गवर्नर जनरल था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया, तो ये ली आयोग के सुझाव पर। नेक्स्ट है भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला है भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो हैदराबाद था। कब किया गया, तो ये 1798 ईस्वी में। व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। फिर चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है, तो ये जॉन लॉरेंस से संबंधित है। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 ईस्वी से 56 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। फिर आगे है कि राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकार के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। कौन से, ये कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से प्राप्त हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकार के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट है किस रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड जो डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था, तो आउटरम की रिपोर्ट पर। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहण किए गए राज्य सतारा को 1848 ईस्वी में जो है अधिग्रहित किया गया।
जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 ईस्वी में। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग जो है के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता IPC किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट है, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरिया हिंद की उपाधि प्रदान की गई। फिर लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो ये स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग जो है गठन हुआ था। फिर भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो ये लॉर्ड रिपन को कहते हैं। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये जमूमद रजा खान को बनाया था। अगला है, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल जो है ये 1816 ईस्वी में गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था उसमें? तो लॉर्ड हेस्टिंग। फिर सिंध 1843 ईस्वी लॉर्ड एलनबरो उस टाइम जो है गवर्नर जनरल या वायसराय था। फिर भूटान की बात करें तो 1865 में लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा 1885 ईस्वी ये लॉर्ड डफरिन। फिर हम आगे देखें, ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहले इधर देख लेते हैं। अगर हम बात करें धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। फिर है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो ये है रजनी पाम दत्त। फिर है, वर्ष 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो J.N. टाटा के द्वारा। फिर है, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये महात्मा गांधी द्वारा। फिर है, वर्ष 1854 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये काव सजी डाबर के द्वारा। फिर है, वर्ष 1855 ईस्वी में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो ये श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया? तो ये वर्ष 1833 ईस्वी में। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पडिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? तो ये था कपड़ा उद्योग। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ। तिनकठिया प्रथा जो थी, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण जो कि बिहार में है, चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर
नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ददनी प्रथा जो था, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। इधर लिखा है अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त कहते थे। ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय 1793 ईस्वी में, इसमें जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक आता था। समस्त ब्रिटिश भारत का 19%, इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। फिर यहाँ पे प्रभाव क्या था, प्रभाव इतने पड़ते थे। अब हम बात करें टॉमस मुनरो, जो कि 1820 ईस्वी में शुरू किया था। कौन सा? रैयतवाड़ी। इसमें बम्बई, मद्रास और असम आते थे। इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 51% और भूमि का मालिक किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी। इसमें कर की दर 33 से 55% के बीच होती थी। थर्ड है महालवाड़ी, जो कि होल्ट मैकेंजी ने किया 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में। इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भूमि पर गांव का अधिकार होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखियाओं की होती थी। इसमें कर की दर 60% तक होती थी। इसमें प्रभाव क्या पड़ा, तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। कृषकों की दरिद्रता शुरू हो गई। कृषि में ठहराव तथा अवनति। इसमें है जो है पूरा जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का, जिसमें क्या हो जाएगा, पुराने जमींदार थे उनका उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हो गया और कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। नेक्स्ट है वो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई, तो हो जाएगा रैयतवाड़ी। फिर है अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये भू राजस्व के निर्धारण से। फिर है भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी। फिर अगला है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा यानी कि फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। आगे है 1857 की क्रांति। इसमें बात करें 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो मेरठ में 10 मई 1857 को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, तो ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। अगला है वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे, तो ये थे कमल और रोटी। फिर है वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो ये था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे पामस्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी, तो सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे, तो ये अवध राज्य से थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। फिर आगे है
केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 की ईस्वी का जो है विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रथम भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यू रोज ने। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद में विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो तात्या टोपे को, जिसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने जो है वक्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन आयोग जो है वो था पील कमीशन। फिर आगे है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख जो है विद्रोही नेता। इधर केंद्र की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो विद्रोही नेता थे वो थे बहादुर शाह सेकंड, वक्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। ये हुआ था 11 मई 1857 को। दमन किसने किया था? तो ये निकलसन और हडसन ने। लखनऊ की बात करें तो यहाँ बेगम हजरत महल व बिरजेश कादिर कर रहे थे। ये 4 जून 1857 को हुआ था। वहाँ दमन करता थे कॉलिन कैम्पबेल। नेक्स्ट है झांसी या ग्वालियर की बात करें तो वहाँ की जो नेता थी विद्रोही नेता वो थी रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे। ये विद्रोही तिथि जो है 4 जून 1857 को हुआ था। जनरल ह्यू रोज ने इसका जो है दमन कर दिया, दमन करता थे। कानपुर की बात करें तो नाना साहेब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, तात्या टोपे। और ये घटना हुई थी 5 जून 1857 को। कॉलिन कैम्पबेल ने इसको जो है इसके दमन करता थे। फिर अगला है इलाहाबाद, वो जो है लियाकत अली इसके जो थे विद्रोही नेता थे। और ये 6 जून 1857 को जो है ये विद्रोह तिथि थी। और बात करें कर्नल नील, तो कर्नल नील जो है इसके दमन करता थे। नेक्स्ट हम बात करें फैजाबाद की। फैजाबाद जो है ये मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। और विद्रोह तिथि जो थी वो थी जून 1857 और ये थे कर्नल नील। नेक्स्ट है जगदीशपुर, ये कुंवर सिंह और अमर सिंह विद्रोही नेता थे। 12 जून 1857 को जो है विद्रोह तिथि थी और ये विलियम टेलर व विंसेंट आयर थे। नेक्स्ट है बरेली की बात करें तो खान बहादुर खां विद्रोही नेता थे और विद्रोह की जो तिथि थी वो थी जून 1857। विंसेंट आयर ने किया था। अगला है फतेहपुर, विद्रोही नेता अजीमुल्ला थे। विद्रोह तिथि 1857 ईस्वी। जनरल रेनार्ड ये दमन करता थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। आगे है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो ये 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ये पील आयोग। फिर वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग को। फिर 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो ये था मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने
1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी। फिर 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। द ग्रेट रिवेलियन, इसको किसने लिखा था? तो अशोक मेहता ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको लिखे थे विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 एस.एन. सेन ने लिखा था। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, ये जो है टी.आर. होम्स ने लिखा था। अगला बात करें रिवेलियन 1857, ये पी.सी. जोशी ने लिखा था। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। फिर अगला हम बात करें किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो ये बी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं जो है डेवन्यू टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम व प्रथम तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? तो ये था आर.सी. मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये था एस.एन. सेन। फिर 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा कि जो कुछ धर्म के लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता ने कहा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था। वी.आर.सी. मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट है पी. रॉबर्टसन ने कहा 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। अगला टी.आर. होम्स ने कहा कि यह सभ्यता एक बर्बरता का संघर्ष था। नेक्स्ट है डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम, ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का संयंत्र था। फ्रीज ने कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। अगला है रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में वो अकेली पुरुष थी। फिर नेक्स्ट है अब हम देखेंगे प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये था वहाबी आंदोलन पटना। फिर आगे है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो ये था नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में। अगला है आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा के नाम से किसे कहा जाता है? तो ये बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह। फिर वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? तो ये आनंद मठ में किया गया।
हो विद्रोह कब हुआ? तो ये 1820 से 21 के मध्य में हुआ। संबलपुर में, देखो फिर से देख लो, महाराष्ट्र में, पहले संबलपुर में हुए ब्रिटिश विरोधी नेताओं, क्या है कि संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो ये सुरेंद्र शाही थे। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी में, कह रहा कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो एक गुरु राम सिंह ने किया था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो ये बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो ये झारखंड से। फिर आगे है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था दादू मियाँ। छोटा नागपुर जो पठार है या छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुंगेर के बढ़िया ताल का विद्रोह उद्देश्य क्या था? तो यह था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। फिर है कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? तो ये था बुद्धो भगत ने। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा यानी कि मौर्या का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष 1899 ईस्वी में हुआ। अगला है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो ये मेजर बारू। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये वारेन हेस्टिंग को। फिर 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में वहाबी किससे पराजित हुए? तो ये अंग्रेजों से। फिर अगला है कि चुआर जो प्रमुख जनजाति विद्रोह हुआ है, तो चुआर जनजाति के द्वारा जो है कौन नेतृत्व करता थे? तो ये राजा जगन्नाथ 1768 ईस्वी में। और ये प्रभावित क्षेत्र कौन था? नान भूमुआ वीरभूमि पश्चिम बंगाल। अगला है हो जनजाति, नेतृत्वकर्ता राजा पराहत, और ये जो है 1820 से 1822 और 1832 में। ये सिंह भूमुआ छोटा नागपुर क्षेत्रों में हुआ था। भील जनजाति की बात करें तो इसमें नेतृत्व करता थे सेवाराम त्रयंबक। ये वर्ष 1818 से 48 के बीच में हुआ और ये खानदेश इससे प्रभावित था। खासी जनजाति की बात करें तो राजा तेरा सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक, ये जो है 1829 से 32 ईस्वी। और प्रभावित क्षेत्र खासी पहाड़ी थी जो कि असम और मेघालय में पड़ता है। फिर है कोल विद्रोह, इसमें जो है बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण इन दोनों ने नेतृत्वकर्ता इसके थे और 1831 से 32 ईस्वी में हुआ। प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर पठार। अगला है रंपा जनजाति, जो है ये अल्लूरी सीताराराजू 1879 ईस्वी में हुआ। आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र था। खोंड जनजाति की बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिश्नोई थे। ये 1846 से 48 के बीच में हुआ। 1855 ईस्वी में खोंडमल उड़ीसा क्षेत्र प्रभावित था। नेक्स्ट है संथाल, यानी कि संथाल जनजाति, सिद्धू व कान्हू इसके नेतृत्वकर्ता थे। ये 1855 से 56 के बीच में हुआ। इससे राजमहल पहाड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल पीड़ित क्षेत्र था, प्रभावित क्षेत्र। मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करते थे। 1899 से 1900 के बीच में हुआ। छोटा नागपुर पठार इससे प्रभावित क्षेत्र था। भील जनजाति की बात करें तो इसके नेतृत्व करता थे जो है दौलत सिंह, जो है 1814 से 1814 मतलब 1914 ईस्वी में से लेके 15 के बीच में हुआ। ये इससे जो है प्रभावित क्षेत्र बांसवाड़ा व डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान था। पावना विद्रोह की बात करें
तो 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। फिर आगे हम बात करें, वेलुथम्बी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया, तो ये केरल में किया था। फिर भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र जो है कोल्हापुर स्थान था। फिर है जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो ये 1874 ईस्वी में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, मालाबार तटीय क्षेत्रों में। फिर आगे हम बात करें, गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया। फिर अहोम विद्रोह जो है 1828 से 35 के बीच में असम राज्य से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में संबंधित कोका आंदोलन की शुरुआत मूलतः जो है भगत जवाहरमल सेन के द्वारा जो है भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी, सेन के द्वारा साहिब। अगला है महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। फिर हम ये देखते हैं कि किसान या नागरिक विद्रोह। एक सेकेंड, ये देखो, ये जो है क्या है, झारखंड की बात करें। एक सेकेंड, यहाँ ये जो है ये पड़ता है इधर साइड में, रुको, ये यहाँ से, ठीक है। ये क्या है, ये है झारखंड, ठीक। झारखंड में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? कोल विद्रोह 1831 में, नेतृत्व बुद्धो भगत। संताल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में, नेतृत्व सिद्धू कान्हू। खैरवार विद्रोह 1874 ईस्वी में, मुंडा जो है यहाँ 1899 ईस्वी में। यहाँ पे ताना भगत सिंह आंदोलन 1914 में, नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे जतरा भगत। ईवान व जुआंग विद्रोह 1867 से 68 के बीच, नेतृत्वकर्ता थे रन नायक। अब हम बात करें बिहार की बात, तो चेरो विद्रोह 1801 में हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह। असम में, असम का क्षेत्र देखो यहाँ से लेके इतना, असम में जो है वो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में, नेतृत्वकर्ता थे जो है गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह ये जो है 1828 ईस्वी से 23 ईस्वी तक जो है नेतृत्वकर्ता थे कौन? राजा तीरथ सिंह। फिर हम आगे बात करें, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला बात करें हम नागालैंड में, यहाँ पे नागा विद्रोह हुआ था, ठीक है। नेतृत्वकर्ता थे रानी गौंडियन्यू 1931 में। फिर मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ था 1917 में। फिर हम इधर बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है बहावी विद्रोह हुआ था 1830 से 60 के बीच में, नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद बरेलवी। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में, और जो है 1770 ईस्वी में, नेतृत्वकर्ता थे सन्यासी गिरी संप्रदाय। फकीर विद्रोह की बात करें तो ये 1776 में हुआ था, नेतृत्वकर्ता थे मजनू शाह चिराग। और पागलपंथी विद्रोह की बात करें तो 1831 में, नेतृत्वकर्ता करम शाह टीपू मीर। फरायजी विद्रोह ये जो है 1820 में हुआ, नेतृत्वकर्ता थे दातू मियाँ। भूमिज विद्रोह ये 1833 में हुआ था। अब हम उड़ीसा की बात करें तो खोंड विद्रोह हुआ था 1837 ईस्वी में, ये है उड़ीसा, ठीक, पूरा इतना। खोंड विद्रोह 1837 में, और जो है नेतृत्वकर्ता चक्र बिशोई। पाइका विद्रोह 1817 में हुआ, ये है जो बख्शी जगबंधु इसके नेतृत्वकर्ता थे।
संबलपुर विद्रोह 1833 से 62 में हुआ, नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र शाही। फिर हम बात करें इधर पूर्वी गोदावरी में, जो कि तेलंगाना क्षेत्र कह सकते हैं, तो यहाँ पे हुआ था कोया विद्रोह 1879 से 80 के बीच में, नेतृत्वकर्ता टोमास वोरा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो रंपा विद्रोह हुआ था 1879 में, नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे सीताराम राजू। चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में हुआ, नेतृत्वकर्ता थे मोतीलाल तेजावत। फिर अगला है पंजाब की बात करें तो वहाँ कूका विद्रोह हुआ था 1840 ईस्वी में, 40 से 72 के बीच, नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरलाल बालक सिंह राम सिंह कूका। कच्छ विद्रोह गुजरात में हुआ था, नेतृत्वकर्ता थे भारतमल व झरेजा 1816 ईस्वी में। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह 1844, नेतृत्वकर्ता थे बाबाजी अहिरेकर जो है गडकरी मराठा किले के संरक्षक। महाराष्ट्र हो गया। अब हम बात करें भील विद्रोह यहाँ पे हुआ था। भील विद्रोह 1820 से 25 के बीच में, नेतृत्वकर्ता थे दशरथ हिरिया शिवराम। फिर है गडकरी विद्रोह हो गया। रामोशी विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1822 में, ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था, नेतृत्व करते रहे थे चित्तर सिंह व वासुदेव बलवंत फड़के। फिर हम बात करें कित्तूर विद्रोह 1824 से 29 के बीच में हुआ, नेतृत्वकर्ता थे चेन्नम्मा व रयप्पा। फिर हम बात करें इन क्षेत्रों की केरल के, तो ये पालीगरू का विद्रोह हुआ था 1801 से 1 ईस्वी में, नेतृत्वकर्ता थे कट्टा व मान। गंजाम विद्रोह 1800 से लेकर 1805 ईस्वी में हुआ, नेतृत्वकर्ता श्रीकर भंज ने किया था। फिर देखिए कुछ छूटा तो नहीं, हाँ इधर देख लीजिए, ये तो हो गया। अब हम देखें गोगी नेनी रंगा वाइकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। कौन? गोगी नेनी रंगा व वाइकुलू। तो ये हुआ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।